हेलो मित्रों, वेलकम टू बैचलर लोकेश यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करता हूँ आपको हमारा बायोलॉजी का पोर्शन अच्छा लग रहा होगा। और हम पढ़ रहे हैं रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन तंत्र, और ये हमारा 5वां पार्ट होने वाला है। ऑलरेडी बहुत पार्ट्स बन गए हैं, 4 पार्ट्स बन गए हैं, और ये चैप्टर बहुत ही लंबा होते जा रहा है। तो आज हम पूरा रिस्पायरेशन को, श्वसन तंत्र को पूर्णतः ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन होने वाला है। एक्चुअली ये बड़ा पोर्शन है भी, और अभी होली की वजह से कुछ बड़ा वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ, इस वजह से ये कुछ ज़्यादा ही खींचा गया। तो आज हम पूर्णतः इसे ख़त्म करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आए। और यह इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी एग्ज़ाम के लिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस एग्ज़ाम में बायोलॉजी पूछा जाए। बायोलॉजी साइंस का एक बहुत ही अहम टाइप है। तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहें और इसे देखते रहें। और आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट्स उसके यहाँ डायरेक्ट ऐड होंगे और यूज़ होंगे उसके डिफिनेशंस। तो आप पिछले वीडियो में जाके देख लें। हम लोगों ने इस बायोलॉजी के पोर्शन को पूरा बेसिक से एक सरल तरीक़ा से, इजी वे में हम लोगों ने शुरू किया, पूर्ण सेल से शुरू किया, और पूर्णतः हम इसको ख़त्म भी करेंगे, पूरे बायोलॉजी के पोर्शन को। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र के अंग हम पढ़ रहे थे, और आज हमारा होने वाला है लैरिक्स यानी कि श्वसन तंत्र का स्वर तंत्र, इसे कहते हैं। श्वसन तंत्र का एक अंग है स्वर तंत्र यानी कि लैरिक्स। यह ग्रसनी को श्वसन नली से जोड़ने का कार्य करता है। मतलब जो ग्रसनी होती है उसे श्वसन नली से जोड़ने का कार्य करता है। मतलब इसे, इसका लिंकर का काम है। ऐड इसे दो चीज़ों को ये जोड़ता है, जो कि है ग्रसनी और श्वसन नली। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। इसका जो पोजीशन है वह ग्रसनी के नीचे होता है। यह आवाज़ निकालने में हमारी सहायता करता है। अब आप मोटे तौर पे देखे होंगे, मैं समझाऊं तो, कि जिसका लैरिक्स अच्छा होगा उसका आवाज़ बहुत अच्छा होता है। जितने भी सिंगर हम देख रहे हैं उन लोगों का लैरिक्स बहुत अच्छा है, जिसको लैरिक्स को हम म्यूजिक भी बोलते हैं, म्यूजिक की भाषा में। तो म्यूजिक जिसका अच्छा होने के लिए लैरिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। लैरिक्स, उसका धुन अच्छा होना चाहिए, स्वर अच्छा होना चाहिए। तो ये सोच सकते हैं गायकों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो लैरिक्स से आवाज़ निकालने में हमारी सहायता करता है। लैरिक्स में ढक्कन जैसा संरचना पाया जाता है। मतलब लैरिक्स जो है उसमें एक ढक्कन जैसा संरचना होता है, जो कि डब्बा का ढक्कन है उस टाइप में कुछ लगभग वैसा संरचना होता है, आकृति होता है। अब देखिए, हम नोट में कुछ पढ़ लेते हैं। कुछ निगलने वक्त इपिग्लोटिस बंद हो जाता है। हमारे बॉडी में इपिग्लोटिस पाया जाता है। इपिग्लोटिस के बारे में हम पीछे पार्ट में पढ़ चुके हैं, तो प्लीज़ आप जाके वहाँ पर देखें। तो जो हम कुछ निगलते हैं वो निगलते वक्त इपिग्लोटिस जो होता है वो बंद हो जाता है खाते वक्त। क्योंकि बंद क्यों होता है? क्योंकि हम अगर मान लीजिए कुछ खा ले और हम दौड़ते हैं या चलने लगते हैं, कभी कभी इतना आजकल शेड्यूल आदमी का बिजी हो गया है कि आदमी क्या खाने के बाद बाहर निकल जाता है, कुछ काम पे चल जाता है। तो अगर इपिग्लोटिस बंद ना हो तो वो खाने मुंह के रास्ते फिर पुनः बाहर आ जाएंगे। तो इपिग्लोटिस ही है जो बंद हो जाता है, जिसे लॉक कर देता है फूड को, और अंदर की चीज़ों को अंदर ही स्टोर रहने देता है। जब कभी भी इपिग्लोटिस खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगता है। मोटे तौर पे कहें तो हम जब कुछ नहीं खाते हैं, या फिर हमारे बॉडी में, पेट में, स्टमच में जब एयर हो जाता है, एयर भर जाता है, जब उसमें कुछ एयर भर जाएगा या फिर कुछ खाएंगे नहीं तो ये ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो एपिग्लोटिस जब खुल जाता है तो हमें हिचकियाँ आने लगती है। तो इसे पुनः हम गीला करते हैं पानी पीकर। तो बोलते हैं कि पानी पी लो, गीला हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हम खाना खा लिए फिर हिचकी आता है। तो कितना लोग बोलते हैं, अरे वो याद कर रहा है इसलिए हमारा हिचकी। अरे खाना खाए इसलिए, या याद कर रहा है इसलिए हिचकी नहीं है। खाना खाए और हम पानी नहीं पिए, मतलब उससे गीला नहीं किया, वो बहुत सूखा पड़ गया। तो एपिग्लोटिस सूखा पड़ जाता है तो वो खुला खुला हो जाता है। तो एपिग्लोटिस को गीला रखना बहुत ही आम है। वो गीला रहेगा तो वो बंद रहेगा।
तो जब गीला हो जाएगा तो ये बंद हो जाता है, इसलिए नहीं गीला होगा तो ये खुला रहेगा, तब हमें हिचकियाँ आएंगी। अब हम देखिए पढ़ने वाले हैं फेफड़ा यानी कि लंग्स। यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मानव है जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी में वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है, मतलब यह इंसान का इम्पोर्टेंट रिस्पायरेशन पार्ट है। इसकी संख्या 2 है। हम पिछले वीडियोज में पार्ट में पढ़ चुके हैं कि लंग्स 2 प्रकार के होते हैं, एक बड़ी लंग्स एक छोटा लंग्स। बड़ा होता है वो राइट साइड पाया जाता है और जो छोटा है वो लेफ्ट साइड पाया जाता है। लंग्स प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है, एक प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है, उससे एक कवर होता है। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है। जो फेफड़ा होता है लंग्स होता है वो ऑक्सीजन मिला देता है। जो हम जब सांस खींचते हैं तो हमारे फेफड़े के रास्ते से ही हमारा मतलब कि एयर हमारे बॉडी में कोशिका तक जाता है, जो कि कोशिका फिर ऑक्सीजन को खींच लेती है, जिससे कि वो ऊर्जा बनाती है। हम लोगों ने पढ़ लिखा है पीछे वीडियो में। तो फेफड़ा जब ऑक्सीजन खींचते हैं हम और जब वो ऊर्जा बनाती है जब हमारी सेल, उस वक्त हमारे बॉडी में फेफड़े में रक्त भी होते हैं यानी कि ब्लड भी होते हैं। तो वहीं पर ये दोनों मिल जाते हैं और वहीं मिलने को ही हम शुद्धिकरण रक्त कहते हैं, मतलब वहीं पर रक्त का शुद्धिकरण। इंग्लिश में कहें तो व्हेन ब्लड और ऑक्सीजन मिक्स्ड और मीट या मिक्स टुगेदर, दिस इज कॉल्ड ब्लड फिल्टराइजेशन, यानी कि ब्लड का शुद्धिकरण। जब रक्त और ऑक्सीजन मिल जाते हैं उसको हम ब्लड का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं। मतलब मोटे तौर पे कहें तो रक्त फेफड़े में जाकर ही शुद्ध होता है, और रक्त जब फेफड़ा में जाएगा तो वो शुद्ध हो जाएगा क्योंकि वो ऑक्सीजन से वहाँ मिल गया। अब हम देखिए पढ़ने वाले हैं ट्रैकिया, श्वसन नली। इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाता है। इसके द्वारा, इसके हेल्प से वायु जो हमारा एयर है वो फेफड़े के अंदर जाता है, प्रवेश करता है। यह लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर होता है, मतलब इसकी जो मतलब कि इसका एरिया है कह सकते हैं, यह जो लगभग 10 से 11 मीटर होता है। इसके बाहर कार्टिलेज की सुरक्षा परत होती है, मतलब इसके बाहर सभी जगह कवर कार्टिलेज की सुरक्षा परत होती है कि कोई ऐसा चीज़ प्रवेश ना करे जो इसे हार्मफुल करे। जैसे कि हम कहते हैं कि बुलेट प्रूफ में बहुत सारे लेयर होते हैं, तो वैसे ही एक कार्टिलेज नाम का लेयर ट्रैकिया के बाहर पाया जाता है। जो कि कार्टिलेज कौन सा कार्टिलेज होता है भैया, तो हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। उसमें कार्टिलेज में भी कौन सा कार्टिलेज, तो हाइलिन कार्टिलेज। तो कोई भी ऑप्शन पहले हम देखेंगे कि ट्रैकिया में सुरक्षा करता है तो यह ज़रूर देखेंगे कार्टिलेज में कौन कार्टिलेज, तो हाइलिन कार्टिलेज की सुरक्षा पाई जाती है। यह आगे में 2 शाखा में बट जाती है। यह आगे चल के जब आगे ये फैलती है तो ये 2 शाखा में बट जाती है। कुछ बाहर से आवाज़ आ रहे हैं तो माफ़ करिएगा, क्योंकि थोड़ा हम गांव में हैं और गांव से ही यह वीडियो शूट कर रहे हैं। यहाँ नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है और बाहरी नॉइज़ का भी, तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। अब देखिए, जिसको हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं, यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। और देखिए यह आगे में 2 शाखा में बटी होती है, मतलब यह जब आगे जब बढ़ती है, आगे इसका जो पार्ट बढ़ता है तो यह 2 भाग में बट जाती है, जिसे ब्रोंची कहते हैं। और वो 2 शाखा को हम ब्रोंची कहते हैं। और ब्रोंची आगे जाके बहुत सारी शाखाओं में बट जाती है, और जब ब्रोंची आगे जाती है तो बहुत सारी शाखाओं यानी ब्रांचेज में बट जाती है। तो शुरू कहाँ से हुआ, ट्रैकिया जो है उसके द्वारा ही फेफड़े में वायु आता है। यह 10 से 11 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाहर कार्टिलेज पाया जाता है और कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज होता है। यह 2 आगे जाके 2 भाग में बट जाती है, जिसे ब्रोंची कहते हैं। ब्रोंची आप बहुत बार सुने होंगे, और ब्रोंची आगे जाके बहुत सारी भागों में बट जाती है। अब देखिए एलुवेली यानी वायु कोष्ठक। अब देखिए इसमें ब्रोंची भी क्लियर हो जाएगा। ब्रोंची चीज़ क्या है, ब्रोंची के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है। जो ब्रोंची का सिरे होता है, सिर ऊपर में एक
गोल टाइप का संरचना पाई जाती है, जिसे एल्वेली कहते हैं। जो ब्रोंची होता है वो स्टैंड टाइप का शेप में होता है। अभी हमारे पास वो पिक नहीं है, आप पिक को नहीं तो दिखा पाते आपको। तो ब्रोंची जो है उस पर डबल शेप डबल हैंडेड टाइप का एक शेप होता है। तो ब्रोंची के जो ऊपर है गोल गोल, वह संरचना जो पाई जाती है उसी को एल्वेली यानी कि वायु कोष्ठक कहते हैं। अब वायु कोष्ठक कितना इम्पोर्टेंट है अब आगे देखिए। एल्वेली जाम हो जाता है तो उस बीमारी को निमोनिया कहते हैं। जब वो जाम हो जाता है, जब वो पूरा सब जगह से जाम हो जाता है तो उस बीमारी को हम निमोनिया कहते हैं। ये अक्सर बचपन में होता है, जब बच्चा पैदा लेता है उस वक्त, या फिर कुछ महीने बाद, क्योंकि बच्चों की जो है वो बहुत सारे सलाइवा निकलते रहते हैं, और सलाइवा जब वो निगल जाते हैं बच्चे अपने थूक को, तो वो जाते हैं वायु कोष्ठक में, और वायु कोष्ठक को ब्रोंची के ऊपर सिरे पे वो जाके बैठ जाते हैं, जिस वजह से वो जाम कर देते हैं, और जिसे हम ठंडा लगना भी कहते हैं। ठंडा लग जाता है और बच्चों को निमोनिया हो जाता है। तो एलुवेली जो है वह जब जाम हो जाता है तो निमोनिया कहलाता है। अब देखिए दूसरा है जो टीबी नामक रोग में एलुवेली में छेद हो जाता है। जब टीबी होता है, नॉर्मल जो हम अक्सर सुनते हैं टीबी हो गया, आपको पता है भारत जो है उसमें बहुत सारे टीबी के पेशेंट पहले होते थे। अभी भारत में टीबी का रेट बहुत कम हो गया है, क्योंकि भारत सरकार ने टीबी खसरे का इंजेक्शन यानी कि टीका दिलवाना शुरू किया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन सभी बच्चों को जो छोटे हैं उनको ज़रूर से ज़रूर टीबी का टीका दिलवाइए। ये कहीं भी अवेलेबल है, सरकारी हर ब्लॉक के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में। तो टीबी नामक रोग जब कब होता है, जब एलुवेली यानी कि ब्रोंची के सिरे पर छेद हो जाता है तो टीबी हो जाता है। और जब एलुवेली यानी कि वायु कोष्ठक पर बलगम जम जाता है, मतलब कि लार टाइप का या फिर थूक टाइप का या फिर चिपचिपा टाइप का, बलगम मतलब नाक में जैसे जो निकलता है वो जाके पूरा जब जम जाता है तो उसे हम दमा रोग कहते हैं। तो वायु कोष्ठक से कितने रोग हुए? जब ये जाम होता है तो निमोनिया दे देता है, जब इस पे छेद होता है तो ये टीबी दे देता है, और जब इस पे बलगम जमता है तो ये दमा रोग कर देता है। तो दमा रोग में आदमी को हाँफ होने लगता है, सांस फूलने लगता है, दम घुटने लगता है। तो ये ब्रोंची की वजह से होता है। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे टीबी क्या होता है। मतलब कि टीडल वॉल्यूम, एक बार में हम जितना सांस लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं तो उसे हम टीबी और टीडल वॉल्यूम कहते हैं। कहने का मोटे तौर पे ये है, एक बार जब हम इनहेलेशन की यानी कि सांस खींचे और एक बार एक्सहेलेशन किया मतलब सांस छोड़े, तो ये दोनों जो प्रोसेस मिलके हुआ वह टीबी हुआ यानी कि टीडल वॉल्यूम हुआ। एक बार में टीडल वॉल्यूम 500 ml होता है, मतलब आधा लीटर होता है। अतः 1 मिनट में टीबी 500 गुणे 16 मतलब हम 16 बार सांस लेते हैं और 16 बार सांस खींच छोड़ते हैं। तो वह दोनों का गुणा करेंगे 500 × 16, तो दैट इक्वल टू 8000 ml यानी कि 8 लीटर लगभग हो जाएगा। अब देखिए टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है भाई, फेफड़े की कैपेसिटी कितनी है, तो वो देखिए एक बार में ली गई अधिकतम वायु, मतलब जितना हम सांस एक बार में इनहेलेशन की यानी कि खींचे, उसको हम टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी कि TLC कहते हैं। यह लगभग 6000 ml यानी कि 6 लीटर होता है। वॉल्यूम TLC का कितना होता है, लगभग 80% होता है। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट क्लियर हुए कि टीबी एक बार में सांस हम कितना खींचते हैं, कितना लेते हैं और कितना लीटर होता है। तो 1 मिनट में हम 500 गुणे 16 बार हम लेते हैं छोड़ते हैं तो 8000 ml यानी कि 8 लीटर होता है। और लंग्स का जो कैपेसिटी है वह 6000 ml यानी कि 6 लीटर होता है, और इसका वॉल्यूम 80%, मात्रा लगभग 80% होता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट रिस्पायरेशन का
जो कि सबसे अंतिम में जाकर यहीं पर स्टोर हो जाता है सांस। तो कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रिस्पायरेशन यह मानव कोशिका के अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। देखिए, हम सेल में पढ़े थे कि एक ग्लूकोज बराबर 4.2 कैलोरीज। तो जब माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है उसमें क्रिप्स साइकिल चलता है, और जब क्रिप्स साइकिल चलता है तो 38 एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी निर्माण करता है, और 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्या है, एक मानव कोशिका के अंदर होता है एक, यह मतलब जो ये मानव कोशिका में एक बहुत ही जटिल, मतलब कि एक सीधा प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज जो ग्लूकोज होता है वह कोशिका में टूट जाता है। पाचन में पढ़े हैं, प्लीज़ आप जाके वहाँ पर देखें, तो उससे देखने के बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। तो ग्लूकोज में कोशिका के अंदर जब ग्लूकोज टूटता है, पाचन के फल पच जाता है जब, तो ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूटता है तो हमें ऊर्जा मिलता है, मतलब कैलोरीज मिलती है। और एक इंसान को लगभग 2500 कैलोरी चाहिए लगभग, इसलिए खजूर वजूर खाना चाहिए हम लोगों को। खजूर में सबसे ज़्यादा कैलोरीज पाई जाती है। तो इसी वजह से पावर हाउस ऑफ बॉडी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि जब ग्लूकोज जब पाचन होके पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज जाके कोशिका के अंदर ही टूटता है और जब बिखरता है और ऑक्सीजन भी आ जाता है तो वो फिर पूर्णतः सब प्रोसेस खत्म हो जाता है, तब हमारी कोशिका हमारे बॉडी में ऊर्जा का काम करती है। तो सोच सकते हैं ये कितना लंबा प्रोसेस है। पाचन हुआ, पाचन फिर ग्लूकोज आया, फिर उधर ले सांस भी आ रहा है, और सब ये जब मिला तो ग्लूकोज जो है वो सब में मिल गया, और फिर ग्लूकोज जब टूट गया तो फिर कोशिका उसके अंदर खींच ली। और यह सेल में भी कहाँ हो रहा है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में जब क्रिप्स साइकिल चल रहा है तब वो 38 एटीपी का निर्माण कर रहा है, और 38 एटीपी का निर्माण करने से एक ग्लूकोज बन रहा है, और एक ग्लूकोज से 4.2 कैलोरीज हो रहा है। और हमारे मानव शरीर के लिए 2500 कैलोरी काम करने के लिए दिन भर में चाहिए। अब देखिए, कोशिकीय श्वसन सेल्यूलर रिस्पायरेशन, आप जाके प्लीज़ उससे पहले सेल्स चैप्टर देखिए और पाचन जाके देखिए। अब देखिए, कोशिकीय श्वसन यानी सेल्यूलर रिस्पायरेशन, कोशिका द्वार यानी अनअक्षी श्वसन, और एक है माइक्रोकॉन्ड्रिया में अक्षी श्वसन। देखिए, इसमें हम दोनों पार्ट को पढ़ेंगे। कोशिका द्वार में श्वसन अनअक्षी श्वसन, यह कोशिका द्रव में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अतः इसे अनअक्षी श्वसन कहते हैं। नाम से ही पता चलता है अनअक्षी मतलब इसमें ऑक्सीजन न हो। तो ये कोशिका के द्रव्य जो होते हैं कोशिका में उसमें होता है, यह ऑक्सीजन या ऑक्सीजन नहीं भी होगा उसके अनुपस्थिति में हो जाता है, और इसे अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। मतलब इसका अनऑक्सी श्वसन, नाम से ही लग रहा है अनऑक्सी, बिना ऑक्सीजन का अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। अब देखिए, माइक्रोकॉन्ड्रिया में श्वसन ऑक्सी श्वसन, माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ बॉडी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये देखिए, यह माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देखिए हुआ क्या, सेल में माइक्रोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में क्रिप्स साइकिल जिग 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 वेग में चल रहे हैं। हुआ ये, उधर से पाचन होते हुए कोई खाना एकदम आया, मोटे तौर पे आपको समझा रहा हूँ, पाचन होते हुए खाना आया, ग्लूकोज फिर बन के आया, फिर उधर से ऑक्सीजन बन के आया, तीनों एक जगह जाके कोशिका पर बैठ गया। कोशिका में छोटा सा अंग है माइक्रोकॉन्ड्रिया, फिर वो क्रिप्स साइकिल चला रहा है, क्रिप्स साइकिल चला रहा है और सभी तीनों को मिला दिया और ग्लूकोज टूट गया। तीनों जब मिलेगा तो ग्लूकोज को फिर तोड़ा। ग्लूकोज को इसलिए तोड़ा क्योंकि उसको चाहिए ऊर्जा, और ग्लूकोज से मिलती है ऊर्जा, एनर्जी, मतलब पावर कह सकते हैं, पावर। बॉडी को उसको पाचन मिलाता है। तो हमारे बॉडी में सेल्स से ही हमारा बॉडी बना है, तो हज़ारों लाखों सेल्स
यह प्रक्रिया को कर रहे हैं, जहाँ जो है वहीं पे। तो अपने अंदर फिर वो क्या किया, ग्लूकोज लिया, सांस ऑक्सीजन लिया और खाना जो पच गया उसको लिया, फिर ग्लूकोज को तोड़ा और ग्लूकोज जब टूटा तो हमें एनर्जी दिया। और क्रिप्स साइकिल चल रहा है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ही। तो जब क्रिप्स साइकिल चल रहा है तो 38 एटीपी बना रहा है। 38 एटीपी, आप सेल में जाके पढ़िए, पूरा डिटेल में उसका वीडियो है, वो प्लेलिस्ट में होगा। 38 एटीपी का निर्माण कर रहा है और जब 38 एटीपी मिल जा रहा है तो एक ग्लूकोज बनाता है और एक ग्लूकोज मिलके 4.2 कैलोरीज बना रहा है। और हमारे बॉडीज़ को दिन भर में 2500 कैलोरी काम करने के चाहिए। तो इससे पता चला ऑक्सी श्वासन यानी कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, मतलब इसका जो प्रक्रिया है वह माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। उम्मीद करता हूँ रिस्पायरेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बैचलर लूकेश। बने रहिए हमारे साथ और हर बार की भांति हम आएंगे एक नए कंटेंट के साथ। और हम उम्मीद करते हैं अब हम लाएंगे क्वेश्चन सीरीज, जो कि क्वेश्चन जितने हम चैप्टर पढ़ चुके हैं उसके बिहाफ पर और टॉपिक्स भी पढ़ेंगे और साथ साथ क्वेश्चन सीरीज भी लाएंगे। और आपको वीडियोस आगे बहुत पसंद होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्ते, बने रहिए। सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।